जाने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं और पीछे अगर रह जाती है तो उनकी यादें। लेकिन जब वही यादें लोगों के काम आ जाती है, वही यादें न जाने कितने लोगों की जिंदगियों में सुधार ले आती है, संवार देती है। तो कहते हैं कि ऐसी श्रद्धांजलि को, ऐसी यादों को सच्ची यादें कहते हैं। जी हाँ, आज इस वक्त हम मौजूद हैं नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज के निवेदिता डिजिटल लाइब्रेरी में। और तस्वीर को आप देख रहे हैं, दरअसल वो तस्वीर है निवेदिता झा मैम की, जो कि अब इस दुनिया में एक बीमारी के चलते नहीं रही। आपको ही ट्रिब्यूट करते हुए सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश की गई, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है निवेदिता झा मैम, जो कि उनके भाई मिस्टर धीरज झा साहब ने की है। स्वागत है आपका। धन्यवाद अदनान जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, हमारे साथ में आज के इस पॉडकास्ट सीरीज के स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर धीरज झा, जो कि बतौर माइनिंग इंजीनियर काम कर रहे हैं पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, जिनसे हम पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का सफर आपका कैसा रहा। साथ ही आपके सिस्टर के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने आपको झकझोर कर रख दिया, लेकिन उसके बावजूद आप उस चीज से उभरे और साथ ही साथ आपने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक इतना बड़ा स्टेप लिया कि आज के बच्चों के काम आ रही ये लाइब्रेरी हमेशा हमेशा उनको सच्ची श्रद्धांजलि देती रहेंगी। तो चलिए एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM बाय अनटैंगल्ड की वीडियो सीरीज में। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं सर। और साथ ही अपने व्यूअर्स को हम बता दें जो इस वक्त देख रहे हैं अनटैंगल्ड बाय रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM की ये वीडियो सीरीज, यानी हमारा वीडियो पॉडकास्ट। सर, अभी हमने शुरुआत की और बताया कि निवेदिता झा मैम को अपने ट्रिब्यूट करते हुए यहाँ नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज गोंडा में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश की, जिसका आपने नाम ही रखा है निवेदिता डिजिटल लाइब्रेरी। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स या मैं खुद भी उनके बारे में आपसे थोड़ी सी कुछ बातचीत करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि वो कैसी थी। और आप खुद भी इस वक्त यहाँ से, इंडिया से आपने ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र तय किया। इस वक्त आप बतौर माइनिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं। आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले उनके बारे में कुछ बातें बताएं। मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूवर्स भी। जी बिल्कुल अदनान जी। तो निवेदिता, हम दो ही भाई बहन थे, मैं और निवेदिता। तो और घर में सबसे छोटी थी, तो जैसा घरों में होता है, हमारे घरों में सबकी लाडली थी। लाडली होते हैं। और हम लोग गुड़िया ही बुलाते। तो मैंने आज तक कभी निवेदिता बोला नहीं है, तो मैं उसे गुड़िया ही नाम से संबोधित करूंगा इस बातचीत में। तो गुड़िया के साथ हम हमारे एजेस में बेसिकली 1 साल 10 महीने का अंतर था। तो हम लोग साथ साथ ही बड़े हुए, लगभग एक जैसे ही थे, लड़ते झगड़ते थे बाकी भाई बहनों की तरह। काफ़ी सारी यादें हैं बचपन की, बहुत सारी यादें हैं जो कि हमेशा साथ रहती हैं। और 11 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया था। तो उस टाइम से फिर थोड़ी सी ऐसा तब फील होता था कि छोटी बहन है, मिल नहीं पा रहे हैं। खलता था थोड़ा सा, वो दूरी थी वो खलती थी। पर लगता था चलो कोई बात नहीं, जैसा हम सबका होता है कि कुछ बन जाएंगे, कुछ कर पाएंगे, फिर उसके बाद मौका मिलेगा फिर से शायद साथ रहने का, समय बिताने का साथ में। बिल्कुल। तो गुड़िया जो थी वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बच्ची जैसी होती है वो, शायद उसमें सब में हमारी मम्मी का, पापा का, उन लोगों की परवरिश कहिए, जैसा कहिए। हम लोग छोटी सी फैमिली थी, बहुत प्यार से रहते थे, सब लोग दूसरे का ख्याल रखते थे। हम लोग लड़ते झगड़ते थे, बातचीत डांट सब होती थी। हम लोग आपस में बहुत लड़ते थे, पर उसको कोई कुछ, पापा मम्मी कुछ बोलते थे तो मैं सामने आता था कि नहीं प्लीज उसे मत। अच्छा, उनकी ढाल बनकर। हाँ, उस तरह से काफी प्रोटेक्टिव भी था, बड़ा भाई होके। लेकिन आपस में खूब लड़ते थे, फिर परेशान भी करता था, टीज भी करता था बहुत। तो बहुत मस्ती करते थे हम लोग बेसिकली। तो और बचपन से ही चिढ़ती थी, चिढ़ाने पे चिढ़ती भी थी, पर कभी भी ऐसे दिल से नहीं लगाती थी। फिर तुरंत से दोस्ती हो जाती थी हम लोगों की। तो जैसा होता है आई थिंक घर पे भाई बहनों का बड़े होते टाइम, उस तरह का ही माहौल था, बहुत ही प्यारा सुंदर सा माहौल। उसके बाद उसने 10th और 12th अपना कंप्लीट किया। उसके उसने BSc जूलॉजी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
उसमें भी उसने उसके पहले उसकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर के एग्जाम की तैयारी करे। उसने एग्जाम दिया पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर उसने कहा कि उससे कुछ रिलेटेड पढ़ते हैं, तो बीएससी जूलॉजी पढ़ी। उसके बाद उसका था कि मुझे एमएससी नहीं करना है, मैं उतना एंजॉय नहीं कर रही उसे, मुझे एमबीए करने का मन है, मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा जॉब करने का मन है जहाँ पे कि शायद थोड़ा अपना पीपल स्किल में यूज़ कर पाऊँ। तो उसीलिए फिर उसने एमबीए चुना। एमबीए कॉलेज में वो उसने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ से एमबीए कंप्लीट किया। और एचआर उसका स्पेशलिटी था, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वहाँ पे वो काफ़ी शाइन किया, उसने काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी एमबीए की। और अपने सेकेंड ईयर में वो इजिप्ट गई थी एक इंटर्नशिप के लिए 8 वीक्स की, जो कि काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे, पहली बार उस टाइम वो बाहर गई थी। उसके बाद फिर उसे जॉब मिली, काफ़ी डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया, बट मेनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थी, हायत में थी। सबसे ज़्यादा टाइम उसने हायत होटल्स में ही गुजारा ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे। दिल्ली में बेस्ड थी मोस्टली। और अंदाज बोल के एक हायत का ही एक सब ग्रुप है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में, वहाँ पे उसकी लास्ट पोस्टिंग थी इंडिया में। कोविड से जस्ट पहले, साल भर पहले उसने वो ऑप्शंस देख रही थी कि क्या बाहर कुछ काम करने का ऑप्शन है, अच्छा एक्सपोजर रहेगा। और कनाडा में उसे एक अपॉर्चुनिटी, कनाडा में उसके अपॉर्चुनिटी थी मूव करने की, वहाँ पे जाके रहने की। और वहाँ पे फिर उसने अमेज़ॉन में जॉब शुरू किया। तो कनाडा में जो मूव की वो कोविड से जस्ट पहले की बात है। तो जनवरी 2020 में वो कनाडा मूव की और उसने अमेज़ॉन के साथ काम शुरू किया। कोविड आ चुका था तो कहीं जाने की, लॉकडाउन हो चुके थे हर जगह, तो कहीं जाने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। अब हम लोग भी परेशान तो थे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, वो कनाडा में थी, पापा मम्मी इंडिया में थे, तो चार ही लोग थे, परिवार लेकिन अलग अलग जगह थे हम लोग। तो हम लोग बस पूरे टाइम इंटरनेट पे देखते रहते कि केसेस के क्या नंबर हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, राइट। फोन पे उसी को बताते थे, वो उतना ध्यान नहीं देती थी उस सारे स्टैट्स पे, पर हम लोग उसे बताते थे कि देखो इतने केसेस आ रहे हैं, संभल के रहो। तो मतलब उस दौरान भी वो काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, अपने काम में इन्वॉल्व थी, हाँ। और कनाडा में पॉपुलेशन कम है, शायद उस तरह का स्प्रेड नहीं था, शायद वहाँ उतना नहीं ऐसा लगा हुआ था। वहाँ भी वहाँ के हिसाब से था, लेकिन इसे इंडिया में काफी बुरी हालत थी उस टाइम पे, वहाँ पे उस तरह का स्प्रेड नहीं था। बट फिर भी हम लोग ध्यान रखते थे, उसे बताते थे कि देखो केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले 7 दिन में बढ़े हैं, ध्यान रखो, ऐसे करके वैक्सीन लेते रहना टाइम से, वो सब कुछ ठीक हुआ जी। फिर 2020 में वो कोरोना वाला पीरियड निकल गया, वो ठीक थी, अच्छे से था। 2021 में हम लोग खुद पेरेंट्स बने, तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था जिसमें कि वो शामिल होना चाहती थी, आना चाहती थी, पर संभव नहीं था क्योंकि लॉकडाउन अभी भी इन प्लेस था आपका वर्ल्ड वाइड। तो बिल्कुल और पापा मम्मी उस वक्त भी इंडिया में थे, तो एक था कि भाई कब हम लोग मिलेंगे आपस में फिर से, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, तो एक फैमिली के साथ खुशियां बांटना है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो मौका हमें फाइनली जाके मिला जनवरी 2022 में। तो उसके कनाडा मूव करने के एग्जैक्टली 2 साल बाद लॉकडाउन हट चुके थे, हम सब गए कनाडा। सरप्राइज था वो, एक उसे बताया नहीं था हम लोगों ने कि हम लोग आ रहे हैं। लंबी फ्लाइट थी काफ़ी, पर पापा मम्मी वहाँ पहुँचे हुए थे पहले से, तो उनका वीज़ा करवा के जस्ट लॉकडाउन खुला था वो लोग पहुँच गए थे, तो सबको सरप्राइज़ मिला। सब लोग बहुत खुश थे। वो शायद वन ऑफ द हैप्पीएस्ट टाइम्स था एज अ फैमिली, इसीलिए भी कि शायद क्योंकि हम लोग इतने दिन बाद मिल रहे थे। और 2 साल तो हम लोगों का था, पापा मम्मी का थोड़ा सा और ज़्यादा, 2.5 साल के आसपास हो गया था मान लीजिए। तो काफ़ी गैप के बाद सब लोग मिले थे, बहुत खुश थे। और शादी की भी बात हो रही थी उस टाइम पे, फिर उसका प्लान बना। और फरवरी 22 में फिर हम लोग लगभग महीने भर साथ रह के हम लोग वापस आ गए काम पे। और उस साल नवंबर में शादी का फाइनल हुआ। फिर नवंबर तक टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हम लोग जुलाई में भी इंडिया गए थे, वो फिर आई थी शादी की शॉपिंग करने के लिए अगस्त में। फिर से बहुत अच्छा टाइम था, बहुत खुश थी, अपने पसंद से शादी कर रही थी, जैसा जो चाहिए था उसे सब कुछ उस हिसाब से हो रहा था। फिर शादी बहुत धूमधाम से हुई, लोग बहुत खुश थे। बहुत छोटा सा ग्रुप था, हम लोगों ने से बहुत ग्रैंड या मैसिव शादी नहीं की थी। उसका मन था कि सिर्फ बहुत क्लोज लोग ही आए, जो उसके हमारे रिलेटिव्स में भी, वो जनरली हमारी इंडिया में शादी में होता है कि हम लोग बुला लेते हैं 3-4 पीढ़ी तक जितनों को जानते हैं, जितने रिश्तेदार या पहचान वाले। पर उसका था कि नहीं, छोटी शादी हो, जो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके वेल विशर्स हैं, जेन्युइनली उनको बुलाना चाहते हैं। तो अपने दोस्तों को बुलाया उसने, बिल्कुल। दोस्त की फैमिलीज हो गए मान लीजिए, और फिर रिलेटिव्स में गिने चुने रिलेटिव्स थे, लड़के के साइड से भी गिने चुने। तो छोटा ग्रुप था शादी में, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से शादी हुई देहरादून में नवंबर में। और
उसी टाइम पे फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, बट उस टाइम पे फिर हम लोग का यूके का असाइनमेंट आने वाला था कुछ साल के लिए, जो हम लोग स्टार्ट ऑफ 23 जाते हैं। तो सब कुछ काफ़ी अच्छे से प्लान था, हम लोग काफ़ी खुश थे कि हम लोग यूके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कनाडा पास पड़ता है काफ़ी, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी दूर पड़ता था, तो हमें ये भी लगा था कि उससे ज़्यादा मिल पाएंगे। तो वही वो सारी चीज़ें थी। बट फिर जनवरी में हम लोग पहुँच गए, जनवरी एंड में हम लोग यूके पहुँच गए। फरवरी में हमें बताया उसने कि उसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है, जिसका कि कोई इलाज नहीं है। उस बीमारी का ही नाम है टाकायासु आर्थराइटिस, जिसका कि नाम हमने कभी नहीं सुना था, और जनरली अधिकतर लोग कभी नहीं सुनते वो नाम, क्योंकि वो इतनी रेयर बीमारी है कि करोड़ों में कुछ लोगों को होती है। लेकिन ऑटो इम्यून बीमारी में जैसा होता है, आपका शरीर आप पर ही हमला करने लगता है, और डॉक्टर्स उसको बस किसी हद तक नियंत्रण में लाने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसका कोई शर्तिया इलाज नहीं है। ये प्रॉब्लम इस बीमारी के साथ, तो काफ़ी परेशान रही। और शादी के 1 महीने के अंदर सिम्टम्स शुरू हो गए उसे, और पहले था सर दर्द, गले में दर्द, ऐसे थोड़ा बहुत दर्द होता था, जो किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, कोई और हिस्ट्री नहीं है तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे कुछ होगा, स्ट्रेस होगा, हाँ, राइट, कोई बात नहीं, दवाई खाइए देखिए। फिर भी ठीक नहीं हो रहा था और दर्द बढ़ते जा रहा था। फिर स्कैन्स वगैरह करके पता चला कि ये टाकायासु आर्थराइटिस है, जिसमें बेसिकली आर्टरीज आपकी इन्फ्लेम हो जाती है, तो आपका शरीर की जो इम्यूनिटी है वो आपके ही आर्टरीज को अटैक करने लगती है, और आर्टरीज आपके मेजर ब्लड कैरियर्स होते हैं, तो उससे फिर ब्लड फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे फिर दर्द वगैरह होता है। तो उसकी दवाई शुरू की, उस दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स थे, उससे परेशान थी। हमें फिर मौका मिला उससे मई में मिलने का, 2023 के मई में। फिर हम लोग गए, स्पेशली जाना था उनकी भाभी, स्पेशली मतलब मेरी वाइफ वो जोर दे रही थी कि चलते हैं मिलने, थोड़ा लंबा रहता है जी, बट हम लोग जस्ट यूके गए थे, छुट्टी भी कम थी, तो हम लोग फिर भी 8-9 दिन के लिए गए थे मिलने, बस ताकि देख पाए सामने से कि कैसे कर पा रही है कोप। और इस दौरान वो कनाडा में ही थी? कनाडा में ही थी, हाँ, इस टाइम वो कनाडा में थी। वो जनवरी 2020 में गई, उसके बाद से वहीं पे थी वो जी। शादी के लिए इंडिया आई थी, फिर वापस चली गई। हाँ, तो फिर उस टाइम पे फिर मैं खुद गया था उसके साथ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में, अपनी तसल्ली के लिए, शायद पूछने के लिए कैसे है। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि डॉक्टर का था कि देखिए मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, मतलब कि ऐसी बीमारी नहीं जिससे कि जान चली जाती है। इसको मैनेज करके चलना पड़ता है, परेशानी होती है, पर हो जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए? कि थोड़ा रिलैक्स हुए उस बात को लेके कि कुछ क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कहते हैं ना कि जब आपको पता नहीं होता क्या होने वाला है, तो आप ज़्यादा डरे होते हैं, पर सामने से अगर डॉक्टर या कोई मेडिकल प्रोफेशनल एश्योरेंस दे आपको कि ऐसी डरने की बात नहीं, थोड़ा सा मन रिलैक्स तो होता है। पर फिर भी आप उसे देख रहे हैं डे इन डे आउट कि उसे सर दर्द हो रहा है और वो सो नहीं पा रही है, तो वो तकलीफ तो फिर भी थी कि कुछ बेटर हो पाए, शायद कुछ ये दवाई ट्राई कर रही है डॉक्टर, ठीक हो जाएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। उसे आराम मिलता तो हमें आराम मिलता था, बेसिकली ऐसे ही था। तो फिर हम लोग 10 दिन के बाद वापस चले गए, फ़ोन पे पूछते थे डेली कैसी तबीयत है, जब कहती थी अच्छी है तो अच्छा लगता था, जब नहीं होती थी तो ख़राब लगता था, पर वो तो खैर उस पार्ट एंड पार्सल था उस बीमारी का। फिर सितंबर में फिर मम्मी पापा भी गए कनाडा कि हम जाते हैं, ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। उनका 4-5 हफ्ते का ही प्लान था कि बस देख के आते हैं, मिल के आते हैं, थोड़ा सा आराम कर पाएगी, हम लोग रहेंगे वहाँ पे तो, और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। बट उस बीच ही उसे बुखार आने लगा ऑलमोस्ट डेली। ओके, 1 घंटे से 2 घंटे के लिए बुखार आता था, और फिर ठीक हो जाता था दवाई ववाई खाने पे। काफ़ी पसीना आता था, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है आपकी वही बीमारी हो सकता है कुछ इन्फेक्शन भी हो, क्योंकि एक चीज़ होती है टाकायासु में कि क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही आपकी बॉडी पे अटैक कर रही होती है, तो डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं आपको, वो आपकी इम्यूनिटी को दबाने के लिए होती है। तो जब आपकी इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश की जाती है, तो जो बाकी इन्फेक्शंस हैं उनके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ईजी हो जाता है फिर अटैक करना। हाँ, जाहिर। और डॉक्टर्स के लिए ये मुश्किल था कि सिम्टम्स जो थे टाकायासु के और नॉर्मल इन्फेक्शंस के काफ़ी सिमिलर थे। बुखार दोनों में होता है, दर्द दोनों में होता है, तो वो लोग उन्हें काफ़ी मतलब इसीलिए स्पेशलिस्ट ही इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, र्यूमेटोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं हम लोग। पर तो एक डर था कि इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं, तो उन्होंने जो भी टेस्ट किए इन्फेक्शन के सब क्लियर आए, तो उन्हें लगा फिर तो इसका मतलब टाकायासु ही होगा, तो उन्होंने टाकायासु की दवाई बढ़ा दी। 2 महीने उसका बुखार बढ़ता ही चला गया, कंट्रोल में नहीं आया, और तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फाइनली फिर
एक दिन जब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तब फिर एम्बुलेंस बुलाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। पेरेंट्स वहीं थे उस टाइम पे। उनका जो प्लान था उससे ज़्यादा टाइम हो चुका था, बट क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा थोड़ा कैंसिल कर दिया आना। हाँ, थोड़ा और रुक जाते हैं, देखते हैं थोड़ी बेटर हो जाए फिर निकलेंगे, ये प्लान हुआ। और उसमें फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट किया गया उसे, और इलाज शुरू हुआ। सीधा आईसीयू में एडमिट किया गया क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी उस टाइम तक। और जब फिर वहाँ सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि इन्फेक्शन था, बस वो डायग्नोज नहीं हो पाया था टेस्ट्स के थ्रू। फॉल्स रिजल्ट्स बोलिए जो बोलिए। तो और क्योंकि इन्फेक्शन था और डॉक्टर का डायग्नोसिस पहले था कि इन्फेक्शन नहीं है, तो उन्होंने और इम्यूनिटी दबाने की दवाई दे दी, तो उससे वो इन्फेक्शन और बढ़ गया। और फिर काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, 3 महीने का संघर्ष रहा आईसीयू में। डॉक्टर्स काफ़ी होपफुल थे, उन्होंने कहा क्योंकि यंग है बच्ची तो कर लेगी कोप। हमने देखे हैं बहुत केसेस, तबीयत काफ़ी ख़राब है लेकिन क्योंकि यंग है, ये हमें भरोसा है कि ये कोप कर लेगी। और उनके भरोसे से हम लोग भरोसा ले रहे थे क्योंकि हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। हम लोग तो बस साइड में जितना अपने हाथ में तो कुछ था ही नहीं। एक बार जब वो हॉस्पिटल पहुंच गई तो पापा मम्मी दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते थे, जिनको जिस तरह से सुकून मिले, जिस तरह से लगे कि हम कुछ कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, राइट, तो वो सब कर रहे थे। और 3 महीने आईसीयू में थे, जिसमें से 2 महीने हम लोग वहीं थे। फिर हम लोग वापस यूके आए जब वो ठीक होने लगी थी काफी हद तक। हमें लगा, अब डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं तो शरीर काफी कमजोर हो गया, फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा शरीर में वापस। तो वो सब हमें लगा कि अब बस समय की बात है, हो जाएगी ठीक। और जो हमारे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स भी थे उनसे भी बात की हमने, उन्होंने भी कहा कि हाँ हो जाना चाहिए, काफी अच्छी रिकवरी हुई है। तो हमें थोड़ा सा एश्योरेंस था कि अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन शरीर काफी कमजोर हो गया था। तो बस हम लोग लगभग महीने भर थे यूके में और मैंने प्लान कर लिया था वापस आने का कि मैं जी। तो फिर ऐसा आपको लगा कि शायद वापस आना चाहिए, एक बार वापस से मिलने, हालांकि अभी आपने कहा कि आप उनसे बस मिल के गए ही थे। जी। तो वही फिर काम पे गए वापस और सॉर्ट आउट करके आए लॉन्ग टर्म परमिशन की, लंबे टाइम के लिए जाना पड़ सकता है। और तैयारी हो चुकी थी, जैसे सैटरडे को निकलने वाले थे, बट उसी सैटरडे को निकलने वाले थे, फ्राइडे रात तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और काफ़ी ख़राब हो गई। और फिर जो हमारे जो साले साहब हैं, जो गुड़िया के हस्बैंड थे, उनका मैसेज आया कि तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, आप आ जाइए जल्दी, हम कब निकल रहे हैं, बस प्लान हो चुका है, आप निकलने ही वाले हैं, टिकट्स वगैरह सब हो चुके थे। और एयरपोर्ट के रास्ते में ही थे, तभी उनका मैसेज आया कि अब वो है ही नहीं। तो काफ़ी वो एक कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो वो आपका एक बन जाता है, एक रुक जाता है समय आपका, वो एक रुका हुआ समय टाइप का था वो मैसेज जब हमने पढ़ा। और वो फिर आपके साथ रहता है। वो फिर काफ़ी टाइम लगा, सिर्फ मैं तो उस टाइम रास्ते में ही था, एयरपोर्ट ही जा रहा था फ्लाइट पकड़ने के लिए। पापा मम्मी वहाँ पे थे ऑलरेडी, वो भी चिंता हो रही थी कि वो कैसे हैं, कैसे कोप कर रहे होंगे। ये मेरी वाइफ और जो बेटा था वो पीछे ही उनको छोड़ दिया, तो मैं अकेले जा रहा था इस टाइम पे कि लंबा जा रहे हैं तो अकेले जाएंगे ताकि इधर पे भी रहें लोग। ये लोग फिर पीछे से आए अगले दिन। फिर हम लोग सब साथ में थे वापस से, बट चीज़ें फिर पहले ही ऐसे नहीं थे, फिर तो चीज़ें हमेशा के लिए बदल गई थी। तो जितनी भी उम्मीद, जो भी आप खुद को मना रहे थे डॉक्टर से, किसी की भी बात से सांत्वना ले रहे थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था उस पॉइंट पे। तो शॉक में थे सब लोग बेसिकली, जबकि 3 महीने हो चुके थे। अब कोई बाहर से कोई देखता तो कहता नहीं शायद इतनी तबीयत ख़राब थी इसीलिए ऐसा हुआ, पर हम लोगों ने देखा था उसका फाइट, किस तरह वो फाइट मारती थी। और जब वो फाइनली बोलना उसने शुरू किया था लगभग 1.5 महीने बाद मान लीजिए, तो होश में आके भी वो सब यही पूछती थी कि घर पे कैसे हैं लोग, सब ठीक तो है, परेशान तो नहीं है ज़्यादा। उस हालत में भी उस तरह की थी वो, मतलब। और फाइनली जब चली गई तो एक बहुत ही बड़ा गैप आ गया सबकी ज़िंदगी में। और हम लोग तो थे ही, उसके दोस्त सब रीच आउट करे और ज़्यादा, जब वो हॉस्पिटल में तब भी करते थे, बट इसके बाद फिर वो आउटपोर दिखा इमोशंस का, और कितना ज़्यादा डिफरेंस उसने कितने सारे लोगों की लाइफ में किया था वो उस टाइम हमें पता चला। हमें तो पता ही नहीं थी सारी कहानी, हमारे लिए तो गुड़िया थी, बस गुड़िया थी, बट उसके दोस्त बताते थे किस तरह से उन्होंने अपने अलग अलग दोस्तों का अलग जगहों पर जाके ख्याल रखा, क्या किया।
एक सहेली थी, वो अपनी कहानी सुना रही थी कि उसकी तबीयत ख़राब थी और उनके पतिदेव को छुट्टी नहीं मिली थी, तो उसने छुट्टी लेके उस 7 हफ्ते भर घर पे थी ध्यान रखने के लिए, ताकि उसका ख्याल रख पाए। एक दूसरा दोस्त था जिसके साथ किसी शादी में गई थी और बहुत प्यार से वो बता रहा था मुझे कि वही एक थी, जब घर पहुंच गया तो उसे कॉल करके उसने कंफर्म किया कि तुम घर ठीक से पहुंच गए कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ें थी, बट इस तरह की इवेंट में सबको वो सारी सी चीज़ें याद आ रही थी और किसी को विश्वास नहीं हो रहा। सब अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में थे, पर हर कोई शौक में, हर कोई अचानक से ऐसा लगा ऐसे कुछ छूट गया और कोई अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और मुझे अभी भी याद है अगले दिन जब मैं उठा, एक तो आप रात भर सो ही नहीं पाए, थोड़ी सी आंख लगी और जब नींद खुली तो भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब आप बाहर देखते हैं कि सूरज है, अभी भी सूरज आ रहा है, गाड़ियाँ चल रही है और आपको लगता है दुनिया तो वैसे की वैसे ही है, कुछ तो बदला ही नहीं। तो बहुत टाइम लगा उसके बाद शायद इस बात को एक्सेप्ट कर लेने में कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि आप सीधे शॉक मोड में चले जाते हैं। सब लोग शॉक मोड में थे, चीज़ें हुई, काम हुए सारे लास्ट वाले, और फिर पापा मम्मी को हम लोग वहाँ से लेके आए वापस। पहले इंडिया आए, उनका यूके का वीज़ा कराया, फिर यूके लेके आए साथ में 6 महीने के लिए, क्योंकि अकेले छोड़ने की हालत में थे ही नहीं। और शायद हम लोग भी नहीं चाहते थे कि हम लोग भी अकेले रहें, हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। बिल्कुल, क्योंकि शायद कोई भी अकेले रहने की हालत में नहीं था। और ये भी पता था कि साथ रह के भी कोई किसी की मदद शायद न कर पाए, पर कम से कम एक दूसरे को किसी तरह ढकेल के आप खिला पिलाएं, कुछ थोड़ा ध्यान रख पाए, बस उस मकसद से फिर चला। लेकिन वो उस बात को हो चुके हैं अभी मान लीजिए लगभग 1.5 साल से ऊपर, पर अभी भी दिन में कई बार विश्वास नहीं होता। अभी भी लगता है कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कुछ वीडियो देखो या कुछ आवाज़, कुछ कोई फ़ोटो देखो तो ऐसा लगता ही नहीं, वो मेमोरी सीधा उस मेमोरी में चले जाता है, जो हैप्पी टाइम था उसमें चले जाते हैं। तो बहुत ही अलग फीलिंग है, शायद उसको मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगा। बट जब 8-9 महीने हो गए थे गुड़िया के जाने के बाद, तब शायद फिर ख्याल आया कि क्या कर सकते हैं, कुछ क्या करें कि दुनिया तो आगे बढ़ चुकी है, दुनिया को आगे बढ़ना है, दुनिया ऐसी ही डिज़ाइंड है, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। पर कुछ जब इतने सारे दोस्तों की सारी कहानियाँ सुनाई, लगा इतनी अच्छाई थी उसमें कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ थोड़ा बहुत कर पाए। और फिर अंकिता, जो उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी और साथ में MBA किया था, उसने बताया कि आंटी जो है, अंकिता की मम्मी आरती मैम, वो प्रिंसिपल है, उनका कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। और वहाँ से फिर ये डिजिटल लाइब्रेरी का आइडिया आया कि आप करना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारा अपना घर जैसा ही है, तो इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता था हमारे लिए। तो हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, इससे अच्छी ट्रिब्यूट हम लोग क्या दे सकते हैं, जहाँ पे कि कुछ ऐसा बना पाए जहाँ पे कि जो गोंडा की बच्चियाँ हैं उसे यूज़ कर पाए उस फैसिलिटी को, और उन्हें हेल्प मिले अपने करियर को बढ़ाने में। तो आपने उनके जाने के बाद भी लोगों के लिए ऐसा जिंदा कर दिया हमेशा के लिए कि इससे जिसको भी फ़ायदा होगा वो हमेशा अपने जहन में उनको रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपने कहा कि दुनिया डिज़ाइंड ऐसी है कि आगे बढ़ जाती है, ये सच है। जिसका कोई बहुत ख़ास होता है, कोई परिवार का होता है, शायद ये अगर हम अपने परिवार, अपने भाई बहन पे इमेजिन करें तो शायद हम इमेजिन करना भी नहीं चाहेंगे जो आपने रियल में फेस किया है। एंड दूसरी बात, मुझे लगता है कि हर किरदार में कुछ अपनी बातें होती है जो उसको ख़ास बनाती है। आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह आपकी बातचीत निकल के आया कि उन्होंने जिसका भी किरदार निभाया, कहते हैं कि इंसान एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो कई किरदार निभाता है। कोई बेटे का भी निभा रहा है, उसी वक्त में कोई हस्बैंड का भी निभा रहा है, कोई किसी के वालिद का यानी फादर का निभा रहा है। आपकी सिस्टर का आपने किरदार बताया कि जिसके साथ भी वो थी, उनका पूरा ख्याल रखा, छोटे छोटे जेस्चर्स आपने बताए कि वो करती थी। आप अगर देखते हैं बतौर इंसान उन्हें, बहन से हटकर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनी लाइफ में आप हमेशा अमल करना चाहेंगे कि ये आपने उनसे ज़रूर सीखा है, ये ज़रूर देखा है जितना भी वक्त आपका उनके साथ गुजरा है? हाँ, ये एक चीज़ बस, और वो मुझे इसके जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि वो कितना एफर्ट डालती थी अपने सारे रिलेशनशिप्स में।
और रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि हम लोग भाई बहन या भैया भाभी या माता पिता सिर्फ नहीं, वो तो है ही जो आपकी इमीडिएट फैमिली आप कह लीजिए, पर अपने दोस्तों के लिए जब उसके दोस्त कहानी सुनाते थे, जैसे मैंने आपको बताया, छुट्टी लेके ख्याल रख रही थी, कभी मेक श्योर कर रही है सारे दोस्त घर पहुंच गए ठीक से। एक और उसकी फ्रेंड थी, वो बताती थी वो भी बाहर रहती है, पर जब भी इंडिया आती थी, ये उस टाइम पे आगरा में थी, ये हमेशा जाती थी मिलने 3 घंटे की ट्रेन लेके हर 4 महीने में। तो इतना एफर्ट डालना, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं शायद इतना एफर्ट नहीं डालता हूँ अपनी रिलेशनशिप्स में, या जनता शायद अपने अपनी लाइफ में बिजी होती है, इतना एफर्ट नहीं डालती है, और कभी कभार इसको बोलते हैं ऑटो पायलट चलने देती है कि ठीक है जान पहचान है, जब ज़रूरत पड़ेगी मिलेंगे, ऐसे करके। तो वो चीज़ एक मैं डेफिनेटली अमल करना चाहूँगा, और कोशिश करूँगा कि अपनी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग जेन्युइन आपके वेल विशर्स हैं, मैं चाहूँगा कि मैं और एफर्ट डालूँ रिलेशनशिप में। ये मैं बिल्कुल सीखा है मैंने उससे। तो बहुत बड़ी बात सर आपने कहा। मुझे लगता है कि आज के इस लोगों के बिजी होने के दौर में शायद हमसे ये चीज़ मिस हो रही है कि हम लाइफ बनाने के चक्कर में लाइफ शायद गंवा रहे हैं। यानी जो हमारे रिश्ते थे, जहाँ सच में हमारी लाइफ थी, उसको छोड़ के हम चीज़ों के पीछे जाने लग गए हैं। और इस बात में जब हम निवेदिता मैम का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सिर्फ आपके ही लिए नहीं लर्निंग है, मेरे ख्याल से ये मेरे लिए भी है, और देख रहे हैं हर व्यूअर्स के लिए है कि उनके भी अपने भाई बहन हैं, उनके भी अपने फ्रेंड हैं, उनका भी अपना सर्कल है। आपने कहा रिलेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हज़ारों एड्स हैं कि आप इतना लगाइए इतना पाइए, लेकिन ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है कि आप इतना लगाइए और जहाँ से जाने के बाद भी हमेशा के लिए आप अमर हो जाइए। ये बड़ी बात आपने कही। सर आपकी भी जर्नी अलग रही है, क्योंकि आपने भी यहाँ इंडिया में, आपकी पैदाइश हुई दरभंगा बिहार के आप रहने वाले हैं, और अभी आप ऑस्ट्रेलिया में बतौर माइनिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आपको ऐसे बहुत सारे यूथ्स देख रहे हैं जिनको ये होती है इच्छा, उनकी ये विश होती है कि वो बाहर जाएं, वो भी कुछ बेहतर करें। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें आपकी जर्नी से भी आनी चाहिए कि आपका सफ़र कैसा रहा और शुरुआत आपकी कैसी रही, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत तो हमारी कॉमन ही थी। हम लोग, भी पापा आर्मी में थे, तो हम लोग सब साथ में ही बड़े हुए। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल गया, सैनिक स्कूल में था मैं। प्लान था आर्मी में ही जाने का, बट एक इंटरेस्ट था शायद इंजीनियरिंग का भी। तो फिर 10th के बाद मैंने सैनिक स्कूल छोड़ दिया था, फिर मैंने कोचिंग की IIT JEE की, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग एंट्रेंस अपना एग्ज़ाम होता है, और उसके थ्रू फिर 12th के बाद सिलेक्शन हुआ। ISM धनबाद में मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इसको आप किस्मत कह लीजिए। उस टाइम पे मेरे फाइनल ईयर में कंपनी आई थी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई थी प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, रियो टिंटो बोल के। और ये इत्तेफाक था, लेकिन मेन कारण उस था कि उस टाइम रियो टिंटो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है मेनली, उसका इंडिया में भी 2 ऑपरेशन चालू होने वाले थे, उड़ीसा में आयरन ओर का, और मध्य प्रदेश में एक डायमंड का माइनिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला था। इसीलिए वो इंडिया से ग्रेजुएट्स रिक्रूट कर रहे थे, जिनको वो ऑस्ट्रेलिया ले जाके एक्सपीरियंस देते और फिर शायद हमें वापस भेजते यहाँ पे काम करने के लिए। पर वो प्रोजेक्ट्स, हम लोग तो चले गए, पर वो प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाए। वो 2 साल बाद 2 प्रोजेक्ट्स ही साइड हो गए। गवर्नमेंट से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं हो पाई। तो ये जो कंपनी थी रियो टिंटो, तो फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ही रह गए। हमें वहाँ ट्रेनिंग मिली और फिर हमें वहीं पे फुल टाइम जॉब मिल गई। तो हमारे लिए काफ़ी सिंपल था। बट जब वहाँ गए तो हमने देखा कि काफ़ी सारे हमारे साथ के जो कॉलीग्स हैं, वो इंडिया से भी हैं काफ़ी, उनका अलग पाथवे रहा है यहाँ तक पहुँचने का। जो सबसे कॉमन पाथवे था वो यही था कि लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते थे, वहाँ पे कोर्स करते थे, और अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट 2 साल का एक वीज़ा देती है, ग्रेजुएट वीज़ा, जिसमें कि आप वहाँ पे रह के पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब खोज सकते हैं। ओके। और जिस तरह का मार्केट है खास करके माइनिंग इंडस्ट्री का, वहाँ पे वो जॉब मिल जाती थी आसानी से। अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो सबसे कॉमन पाथवे। अब ये बात है कि US में जिस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, उस तरह की बहुत हैवी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। तो अक्सर जो बच्चे आते थे, या तो उनकी फैमिली रिच एनफ होती थी कि वो अफोर्ड कर पाए एजुकेशन, या फिर वो लोग लोन लेके आते थे। ओके। जो कि आज की डेट में थोड़ा सिंपल हो गया है लोन मिल पाना, स्टूडेंट लोन्स ओवरसीज एजुकेशन के लिए भी। तो वो एक ऑप्शन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली आपको इन टर्म्स ऑफ वर्क आपको काफ़ी कुछ
चीज़ें देता है जो शायद आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी जॉब करते हुए। जिस तरह का वर्क एटमॉस्फेयर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वैसा वहाँ पे जिस तरह का फोकस है वर्क लाइफ बैलेंस पे, मान लीजिए, वो सब इंडिया में नहीं। इंडिया में अभी आज भी कट थ्रोट है कंपटीशन काफ़ी, और जैसा कि बड़े हब्स में आप सुनते हैं, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई की जनता 4-5 घंटे आने जाने में निकल जाते हैं ट्रैफिक में, मान लीजिए। उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है। ये एक मोटिवेशन जैसा लोगों ने बताया, शेयर किया, और मैं एग्री भी करता हूँ कि हम लोग तो ऐसे, जैसा मैंने बताया, बाय चांस चले गए, बट जो लोग गए थे वो ये सारे फैक्टर्स ध्यान रख के गए, तो उन्होंने वो सब देखते हुए लोन लिया, फिर अपना लोन पे ऑफ किया। जब आपकी जॉब लग जाती है काफ़ी ईजिली हो भी जाता है लोन पे ऑफ, तो वो एक ईजी ऑप्शन है। स्कॉलरशिप्स उतने नहीं है आज भी ऑस्ट्रेलिया में, ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो उसके लिए यूएस में अभी भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, ऑल्दो वो चीज़ें भी अब चेंज हो रही हैं अब नई एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन अगर आप जेन्युइनली आप अच्छे एक एकेडमिक फेलो हैं और आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो आपके पास भी यूएस, यूरोप की कुछ कंट्रीज है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। हाँ, टू सिक्योर ओवरसीज एजुकेशन, मान लीजिए। जी, लेकिन हाँ, अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द टॉप रैंक्ड है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी माइनिंग होती है, माइनिंग बैकबोन है वहाँ की इकोनॉमी का। हाँ। ओके, तो सर आपने बताया कि कई और भी तरीके होते हैं अब्रॉड जाने के, और आपने अपना तरीका बताया। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि स्कॉलरशिप, अगर आप स्पेशली माइनिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे कम ऑप्शंस है। एंड यूएस में आपने कहा कि, या यूरोप की कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ वो लोग जा सकते हैं। सर अभी आपने एक जिक्र किया था कॉर्पोरेट लाइफ का, और कंपेयर किया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दुनिया से ले रहे हैं, हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात जो कही, वो शायद हम भी ये चीज़ देखते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ अगर हम यहाँ की देखते हैं तो शायद लाइफ बचती ही नहीं है, वक्त ही नहीं होता है। आपका क्या कहना है उन यंगस्टर से जो अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा है और कॉर्पोरेट लाइफ में आना चाहते हैं? तो मतलब क्या आप बताना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी लाइफ भी आपको लेके चलना होता है पैरेलल में। बाद में एक वक्त गुजर जाए बहुत ज़िंदगी का, फिर आपको एक अचानक से एहसास हो कि यार लाइफ कहाँ गई मतलब मैंने तो बहुत कुछ इसमें लगा दिया। तो किस तरह से एक यंगस्टर जो है, एक युवा जो पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट, वो कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे जा सकता है? इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि आपका वर्क सेटअप कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंस की बात की। यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर काफ़ी कट थ्रोट है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं कॉलेज में साथ में निकले थे, उनसे ही बात करने पे वो बताते हैं कि छुट्टी मांगने जाओ तो ऐसा फीलिंग, उन्हें इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है जैसे कि पता नहीं क्या मांग लिया। जबकि वहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपका राइट माना जाता है कि आपने अर्न किया है लीव, मतलब जितना आपने अर्न किया वो तो आपका राइट है, आप ले सकते हैं। इस तरह का तो आप बिल्कुल जाके मांग सकते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं लोग आपके पर्सनल लाइफ की बातें, और उसको अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहें तो उसको सपोर्ट कर पाती है कंपनी। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है शायद। अब जहाँ तक एम्बिशन की बात है, वो आप अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं तो सबका अपना अपना है, इसमें ये भी कोई एक करेक्ट आंसर नहीं है। राइट। कुछ लोग होते हैं जो कि एम्बिशियस ही होते हैं, उन्हें ड्राइव मिलता है आपका, मान लीजिए कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करके जिसको बोलते हैं। अगर उस तरह का है तो फिर इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में आप कर सकते हैं वो। अगर आप उस तरह का लाइफ आप चाहते हैं जीना, तो जहाँ पे आप कॉर्पोरेट हाई पाएँ और आप मान के चले कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी अब जैसे आप ऊपर जाते हैं, आप हायर लेवल्स पे जाते हैं, आपके पास टाइम कम रहता है फैमिली के लिए, पर वहाँ पे आप चॉइस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि इवन मतलब कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत हाई है जिसको बोलते हैं। तो आप लोअर लेवल पे भी हैं कंपेयर टू सिमिलर लेवल इन इंडिया, पर आपका पे काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं फैमिली के साथ विदाउट एक्स्ट्रा काम लिए। तो वो बात है, वहाँ पे आप एम्बिशन होगा तभी जाएंगे। इंडिया में अब चीज़ें जिस तरह से मतलब हो रही है, थोड़ा सा महंगाई बढ़ रही जो बोली है, तो फिर कई बार आप फोर्स हो जाते हो उसमें कि आपको जाना ही पड़ेगा, मैं कैसे अफोर्ड करूँगा कैसे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपको अफोर्ड करता है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आपके पास चॉइस है। यहाँ पर आप
आपका शायद चॉइस नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है? तो आपको मुश्किल होता है वर्क लाइफ बैलेंस, पर उसके अलावा लेकिन स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है और सबका अपना अपना रास्ता है। हमारी कंपनी में हमने देखा है, इनफैक्ट जो लोग हायर लेवल्स पे भी हैं, लोग बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं, फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हैं। मुश्किल होता है उनके लिए, पर वो फिर मैनेज करना पड़ता है। लोअर लेवल्स पे आपको मैनेज ही नहीं करना पड़ता, आप आराम से मैनेज मतलब हो जाता है। आपको अच्छा पे मिल रहा है और एक अच्छे लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने के लिए, और साथ में आप फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं। तो स्पेशली छोटे बच्चों को बड़े होते देखना, एक बहुत सारे लोगों का एक फीडबैक रहता है कि मुझे ये ज़िंदगी के 5 साल 7 साल 8 साल तो मुझे स्टैग्नेंट, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट रहना है अपने पोजीशन में, कि मुझे काम मैं कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको, ये बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल चला जाए, ठीक से बिजी हो जाए, देन मैं वापस आके और हाई जाने की कोशिश करूँगा। तो वही है बेसिकली, वहाँ पे एडवांटेज डेफिनेटली है। और इगैलिटेरियन भी है ऑस्ट्रेलिया। इगैलिटेरियन बोलते हैं मतलब कि आप जनरल मैनेजर हैं या आप स्टार्टिंग आउट इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इस सेंस में कि अरे ये तो बहुत, तुम 10 साल से तुम तो इसी रोल में हो, क्या मतलब है, उस तरह से नहीं देखा। हर काम हर लेवल को अलग ट्रीट किया जाता है। हायरार्की भले ही है डिसीजन मेकिंग में, पर वो सोसाइटल हायरार्की नहीं है। जो जनरल मैनेजर और ग्रेजुएट एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल मैनेजर खुद अपनी गाड़ी चलाता है, उसको अलग से ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो वो एक वो सोसाइटी का मेकअप है, तो उसको बस उसको पता है उसके ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस तरह से लेता है। ज्यादा पावर नहीं रहता, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको यहाँ हम पावर कह देते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उसके पास टाइम कम रहता है फैमिली के लिए। हाँ, तो बड़ी प्यारी बात कही आपने। एक सवाल जो मुझे भी लगता है, जैसे मैं यहाँ से फ्री होता हूँ अपने काम से, घर पे जाता हूँ, 2-4 फ्रेंड्स आते हैं, चाय होती है, बैठ के बातचीत होती है, और अगर कहीं आप रिक्शा कर रहे हैं तो अवधी में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, आप कहीं जा रहे हैं। आपके साथ कैसा रहता है? जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या वहाँ पे भी आपका कोई अपना मोहल्ला होता है? वहाँ पे भी क्या पड़ोस में कोई अंकल आंटी होते हैं जिससे आप जा करके मिलते हैं, बातचीत करते हैं? क्योंकि अपने भाषा के लोगों के बीच में रहना एक अपनापन फील करता है, क्योंकि वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आपका यहाँ और वहाँ दोनों का है। तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी पॉजिटिव्स की आप बात करें बाहर रहने की, एक नेगेटिव पॉइंट ये तो है ही कि आपके पास आपका सर्कल नहीं रहता है। हमारे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से पढ़ा हूँ, माइनिंग इंजीनियर, और बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है। तो मेरे कॉलेज के बहुत सारे मेरे सीनियर्स, जूनियर्स और साथ वाले हैं जो कि पर्थ में ही हैं। तो हम लोगों का अपना सर्कल है एक्चुअली, काफी बड़ा सर्कल है कि मिल नहीं पाते सबसे, इतने सारे लोग हैं। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं तभी फील आता होगा। हिंदी में बात करते हैं, और मतलब कॉलेज टाइप की बातें होती है, मतलब तो वो फील अभी भी है। लेकिन आप अगर ऑस्ट्रेलिया से सोसाइटी देखें तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पड़ोसी से, अब जिस तरह का रिलेशनशिप यहाँ होता है वैसा नहीं है। हर कोई इस तरह से सेटअप है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं। मतलब गाड़ी खराब हुई, घर में कोई भी प्रॉब्लम हुई, आप खुद से ही कर लेंगे। जनता सीख लेती है, करती है, खुद से ही करती है। लोग बहुत वर्सेटाइल है उस सेंस में। मतलब यहाँ पे हर चीज़ ईजिली आप बुला सकते हैं किसी को काम करने के लिए। वहाँ पे चीज़ें महंगी भी हैं, खैर वो भी एक रीज़न है, बट जनरली जनता बहुत इंडिपेंडेंट है। तो नॉर्मली आप नेबर से बहुत इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जान पहचान होती है, बट उस तरह की दोस्ती जैसे यहाँ पे होती है, जैसे फैमिली टाइप हो जाता है, वैसा नहीं होता। वो मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से दोस्त बना पाना, वैसा नहीं हो पाता। वो एक ड्रॉबैक आप बोलेंगे कंपेयर टू यहाँ पे आप रहने का। वो तो एक डेफिनेट बड़ा ड्रॉबैक। ओके, बस लास्ट में ये लगा था इस सवाल के बाद कि कुछ अकेलापन जैसा तो नहीं, इंडिपेंडेंट आप बता रहे हैं, या क्या वो सच में इतना एंजॉय कर लेते हैं खुद में ही कि उनको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो अकेलापन एक फैक्टर तो है डेफिनेटली। हमें दिक्कत नहीं होती है पर्थ में, क्योंकि हमारा बड़ा ग्रुप है। पर ये इशू है खास करके हमारे जो दोस्त बाकी जगह गए हैं और जहाँ पे कि आपका कोई और सर्कल नहीं है, अकेलापन बिल्कुल एक फैक्टर है, वो इशू होता है। वो सर्कल जब आप काम से कह लीजिए या कुछ भी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई एक एवेन्यू आप वेंट आउट करने का, जो आपको नहीं मिलता है, तो जनता फ्रस्ट्रेशन होती तो है थोड़ी सी। और काफ़ी नहीं, बट कुछ दोस्त ज़रूर वापस भी आए इंडिया उस चक्कर में कि नहीं हो पा रहा है, मुश्किल होगा या सेट नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा कारण वो होता है। बाकी फिर आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंडेंट है, आप कितने अच्छे से दोस्त बना लेते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत दोस्त बना भी लेते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन
जनरली स्पीकिंग हाँ ये प्रॉब्लम है डेफिनेटली। हाँ ओके सर, इन शॉर्ट जानना चाहेंगे, जैसे एक तो होता है कि यहाँ के लोग वहाँ जब मिलते हैं, आपने कहा आपका ग्रुप है, उनसे तो आप बातचीत कर लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, वो आपको कितना एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पर? तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी एक्सेप्टिंग रहा है। वर्क वाइज जितने भी ऑस्ट्रेलियंस थे, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि किस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस नहीं किया। ओके, नॉट टू से कि नहीं होता है, बट न्यूज़ में हमने भी देखा है, बट सामने से कभी डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस नहीं किया। कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या कह लीजिए ऑफिस में या बाहर कहीं घूमने में कभी भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया। तो बहुत ही एक्सेप्टिंग कल्चर है। और इवन दो जो ऑस्ट्रेलियन जिनको हम बोलते हैं वो खुद भी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज से माइग्रेट हुए पिछले 200 साल में, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग भी है कि यहाँ पे अरे हम भी माइग्रेट हुए, थोड़ा पहले माइग्रेट हुए, लोग बाद में आए, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग। ओके सर, कहते हैं कहीं भी रहे लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए किन खाने की चीज़ों की याद आती है? जैसे कि अरे इंडिया में होते तो इस टाइम ये खाने को मिल रहा होता, या वो रोटी, कुछ ऐसा कुछ है क्या ऐसे इंडियन फूड आइटम्स जो आप वहाँ मिस करते हैं? तो स्टॉल वाले खाने तो डेफिनेटली लगता है हर कोई मिस करता है वहाँ पे, जो स्टॉल में आप जाके कभी भी खा लेते हैं। बट अदरवाइज घर पे तो अब बनाने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो बड़े बड़े इंडियन स्टोर्स हैं वहाँ पे, आपको सारा सामान मिल जाएगा जो भी आपको यहाँ मिलता है। ग्रोसरी का सामान वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप घर पे बना सकते हैं आप, अगर आप बनाने के शौकीन है। बट बाहर जाके खाने वाले जो आनंद है स्टॉल पे, वो सब वहाँ पे मुश्किल है। तो इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं वहाँ पे? रेस्टोरेंट्स हैं पर वहाँ पे वैसा स्वाद नहीं है। रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे आपके केटर्ड हैं ऑस्ट्रेलियन टेस्ट के लिए, जहाँ पे कम मिर्ची हो और वो सारी चीज़ें, जो कि हो सकता है आपको एज एन इंडियन पसंद ना आए उतनी। Okay. पर फिर वैसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो केटर करते हैं इंडियन टेस्ट को, कम है थोड़े से, और ऑप्शंस फिर भी लिमिटेड है। Okay. वो तो है, यहाँ टाइप नहीं है कि आप निकल गए और आपके पास 50 ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर कोई हमारे ऐसे व्यूअर देख रहे हैं और वो उनको आइडिया हो रहा है कि यार कमाने के लिए चलो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और कुछ अपना एक स्टॉल लगा लेते फूड आइटम्स, तो कितना स्कोप है कि ऑस्ट्रेलियंस या जो इंडियन है ऑस्ट्रेलिया में, अगर यहाँ का सीधे कोई जाता है और वहाँ पे कोई ऐसा फूड आइटम बनाता है, तो क्या सक्सेस रहेगा? सक्सेसफुल रहेगा, तो प्रॉब्लम है कि आप पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि आपको जो वीजा चाहिए वो स्किल्ड वर्कर का ही वीजा मिलता है। Okay. तो फिर उसके लिए फिर आपको कोई एक स्किल्ड वर्कर पाथवे के थ्रू आप पहुंच के वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेकर फिर आप खोल सकते हैं स्टॉल। और स्टॉल में भी फिर वो फूड हाइजीन और कमीशन वाला इश्यूज है, उस चक्कर में ही लोग स्टॉल नहीं लगा पाते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट, एक प्रेमिस जहाँ पे कि आके फूड इंस्पेक्टर टेस्ट कर पाए रैंडमली, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल्स हैं जो कि शायद इंडिया में नहीं है या ज़रूरत नहीं पड़ती है, मान लीजिए, जिससे अच्छा कहिए ख़राब कहिए, बट सिस्टम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे फूड वगैरह को लेके, क्योंकि हेल्थ इम्प्लीकेशंस। एग्जैक्टली, आपने सही कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो करके भी मतलब कई बार हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास फितूर के आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं जबकि हर कंट्री की अपने नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिसको मानना भी होता है। स्किल्स की आपने बात की, मैं बस इन शॉर्ट जानना चाहूँगा क्योंकि हमको यंगस्टर्स भी इस वक्त देख रहे हैं, आज के वक्त में 21वीं सदी में बदलते दौर में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आपको लगता है कि वो कॉर्पोरेट में हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो, वो काम आने वाला है? हाँ, तो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर तो ऐसे गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट निकालती है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट बोल के, जिसमें कि वो अपने मार्केट का एनालिसिस करके देखती है कि कहाँ कहाँ हमारे शॉर्टेजेस हैं, और वो फिर वो लिस्ट जारी करती है अपनी वेबसाइट पे कि अगर आप इन सारे किसी ऑक्यूपेशन में हैं तो हम आपको वीज़ा देने के लिए तैयार हैं, आप अप्लाई करिए, फिर हम असेस करेंगे आपका क्वालिफिकेशन और आपको वीज़ा दे देंगे। जनरली सबसे ज़्यादा डिमांड में जो प्रोफेशंस है वो डॉक्टर्स और आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कह लीजिए, जनरल डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, और जो जैसे रेडियोग्राफर्स वगैरह हो गए, वो सारे हाईएस्ट डिमांड में रहते हैं। फिर इंजीनियरिंग वाले रहते हैं, आपके मैनेजरियल पोजीशंस रहते हैं, जो उन्हें चाहिए लोग जो लोगों को मैनेज कर पाए जी। ये सारे आपके मेन स्किल्ड ऑक्यूपेशंस रहते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अक्रॉस बाकी इकोनॉमीज भी आप देखेंगे कि ये सारे प्रोफेशंस हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं। ओके, नई नई लैंग्वेजेस सीखने पे कितना यकीन करते हैं आप? नई नई लैंग्वेज सीखने में, नई लैंग्वेज सीखना यकीन करने की बात नहीं है, पर हाँ उसके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली हैं। तो इंग्लिश तो खैर वो तो है ही कि आप अगर बाहर जा रहे हो तो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम भी होता है, इनफैक्ट उसके स्कोर पे डिपेंड करता है कि वो आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में काउंट होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिले बाहर, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश पे काम करिए, इंग्लिश को
अच्छा रखिए, रिफाइंड रखिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, सो आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, ये तो हम हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन हमको सीखना पड़ेगा। एंड जाते जाते चूंकि अब वक्त भी हो रहा है और बहुत सारी बातें आपने जो बताई मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी काम आने वाली है। धीरज सर की अपनी खुद की वैल्यूज़ क्या है जो लाइफ में जैसे हमेशा अपने पास रखते हैं और वो उससे नेगोशिएट नहीं कर सकते? हाँ, बहुत सारी हैं आई थिंक। अब सोच रहे कोर वैल्यूज की बात करें तो रिस्पेक्ट एक कोर वैल्यू है। तो रिस्पेक्ट इन द फॉर्म कि आप किसी से कितना भी डिसएग्री करें नहीं करें, आपकी बनती हो नहीं बनती हो, पर आपका रिस्पेक्ट कभी नहीं जाना चाहिए। आपका बात करने का तरीका है या अपनी बात को रखने का तरीका है, उसमें हमेशा आप रिस्पेक्टफुली ही बात करें। ये एक कोर वैल्यू है। तो अगर ये क्राइटेरिया नहीं मीट होता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसएग्री नहीं कर सकते, आप डिसएग्री कर सकते हैं बट आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करेंगे, वो एक कोर वैल्यू है। उसके अलावा ट्रस्ट एक कोर वैल्यू है आपका कि किसी का भरोसा ना तोड़ें आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो क्या, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ ये मतलब दो कोर वैल्यूज है। ट्रस्ट। हाँ, क्या बात है। सर एक ऐसी कोई चीज जो हम शायद कह सकते हैं कि लाइफ में हमने जो कुछ भी किया है उस पे रिग्रेट नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा है आपके पास, कुछ आपने ऐसा लाइफ से ले लिया है जिसके मिलने के बाद आप बड़े सुकून में हैं, कुछ ऐसा है, कुछ आपने ऐसा महसूस किया लाइफ में कभी? नहीं, लाइफ से ज़्यादा चाहिए नहीं था शायद कभी, मतलब जितना मिला वही, जैसा मैं बताया आपको, प्लेसमेंट भी शायद वो किस्मत का ही था कि कॉलेज में आ गई, कंपनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, जॉब अच्छी चली, फिर वहाँ पे सेट हो गए। तो काफ़ी कंफर्टेबल थे उस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे थे कि हाँ ज़्यादा चीज़ों का शौक नहीं है सच कि भाई कहते हैं कि कोई बड़ी गाड़ी चाहिए या कोई बहुत ही, बोलते हैं ना कि मतलब शायद सही शब्द नहीं मेरे पास, पर कि ब्रांडेड आप कुछ पहन रहे हैं शायद, हाँ उसका शौक नहीं है, हाँ उसका अपील नहीं था कभी, उसका अपील कभी तो हमेशा था कि किसी तरह से टाइम ज्यादा स्पेंड कर पाए फैमिली के साथ, वहीं पे आ जाता था टाइम। तो कोशिश करते थे पापा जब रिटायर हुए कि पापा मम्मी आ जाए थोड़े टाइम के लिए, वाइफ के पापा मम्मी आ जाए, कोई आ जाए, मतलब रहे, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। गुड़िया थी जब तो आ जाए सब लोग साथ में, वहाँ छुट्टी सबकी लिमिटेड है तो ठीक है, सब लोग साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं घूमते हैं, उन सब पे कितना भी खर्चा हो तो पता नहीं चलता था क्योंकि उसका वैल्यू दिखता था। क्या बात है। अब शायद ऐसे स्टेट में आ गए हैं कि बहुत कुछ वैल्यू करने में मुश्किल होती है क्योंकि शायद एक वही चीज़ चाहिए थी, वही चीज़ अब कभी मिलेगी नहीं, तो वो एक अलग शायद माइंडसेट है जिससे धीरे धीरे करके निकलेंगे, कोशिश करेंगे। बट वो सुकून था आई थिंक, जहाँ पे कि जब हम लोग सब साथ हो पाते थे 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, वो टाइम इनवैल्यूएबल, वही शायद वही असली डेफिनेशन था सुकून का शायद। हाँ बिल्कुल, बेशक सही कहा कि वही आपके लिए एक असली डेफिनेशन थी। सर बातचीत के दौरान बस मैं लास्ट बात ये कहूँगा कि बहुत ही डिसेंट मुझे लगे आप, और मुझे लगता है इस वक्त जो भी आपको देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स उनको भी लगे। कैसे इतना झुकाव, इतना पोलाइट हो पाना, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब लोगों की बातों को एक दूसरे को कोई समझना नहीं चाहता है, टाइम नहीं देता है, कहता है कैसे कहाँ ईगो पे आ जाता है, वहाँ आप इतने नर्म कैसे हो पाता है, कैसे? ऐसा कुछ शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि साल भर बाद इंडिया आ रहे हैं तो और घर पे ही रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो शायद वो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ऑस्ट्रेलिया में तो शायद जिस तरह का सेटअप है वर्क पे और बाहर भी, तो जैसे मैंने आपको बताया वही कोर वैल्यू रिस्पेक्ट, उस पर ही बात आ जाती है कि ठीक है, अगर कुछ पसंद नहीं भी है तो आप आराम से ही बोलेंगे, आपकी आवाज़ ऊँची ना हो, बस सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। बट वही वो कोर वैल्यू है, वो एम्बेडेड है, शायद वैसी परवरिश है, तो बस उसी पे चलते हैं बस, और कुछ नहीं। क्या बात है। सो ये बात कही कोर वैल्यू की आपने धीरज झा सर ने, और जैसा कि आज हमने बहुत सारी बातचीत इस पॉडकास्ट में हमने की, साथ ही साथ एक ऐसी रियल लाइफ के हीरो के बारे में जाना जिनका नाम था निवेदिता झा। जी हाँ, उनके बारे में जानने के बाद मुझे खुद इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद उनसे
इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को एक चीज़ ज़रूर सीखना होगा, रिश्तों का इन्वेस्टमेंट। वो नहीं तो है, लेकिन वो ना हो करके भी एक चीज़ ऐसी दे गई है कि वो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। आप इंडिया आए थे बहुत कम टाइम के लिए, उसके बावजूद हमने बुलाया और आपने वक्त निकाला, आप ऐसे वक्त में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और साथ ही आपसे हम अपील करेंगे, भाई देखते रहिए आप भी अपना रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM का ये अनटैंगल्ड वीडियो पॉडकास्ट सीरीज, और साथ ही साथ वक्त थोड़ा अपने साथ और बिताइएगा।